नमस्कार, स्वागतम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे 100 डे प्रोग्राम में। बीपीएससी का जो हमारा 100 डेज का प्रोग्राम है उसमें आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल पॉलिटी की। बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि 15 मई से आपकी हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो जाएगी। 15 मई से हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री साथ साथ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं और पॉलिटी की बात करने के क्रम में हम लोगों ने पॉलिटी का जो भारतीय संविधान है उस संविधान का उद्भव देखा, उस संविधान का विकास क्रम देखा कि भारतीय जो संविधान है वह किस प्रकार से अस्तित्व में आया, कौन कौन सी सीढ़ियां चढ़ के भारत का जो संविधान है वह अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल के क्लास में मोटा मोटा संविधान का एक आउटलाइन देखा और फिर भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र है पार्ट 1 उस भाग को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और वहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग थॉरोली जो है पूरे संविधान को पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ से सवाल आते हैं उन बिंदुओं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और जहाँ से सवाल कम आते हैं या अभी तक नहीं पूछे गए हैं उन बिंदुओं को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे या स्किप करने का कोशिश करेंगे। और चूंकि ये हमारा 100 डे प्रोग्राम है और वो भी प्री के लिए है, तो प्री से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब को हम लोग थॉरोली पढ़ेंगे, उन सब को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका जो प्री है वह बहुत बेहतर जाए, आपका एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से निकले। चलिए, अब कल हम लोगों ने भाग 1 की बात कर ली थी, आज हम लोग बात करेंगे भाग 2 की। जो भारत का संविधान है उसमें आपको पता है कि 22 भाग है, तो उस 22 भाग में आज हम लोग भाग 2 की बात करेंगे कि भाग 2 में आखिर क्या है। तो आपको पता होगा कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता क्या है? चूंकि देखिए, जो भी इस देश का नागरिक है उसके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ भाई वह इस देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। और भारत में जो नागरिकता है वह कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत हालांकि राज्यों का संघ है। जैसे आप देखें तो आप यूएसए को देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो वहाँ क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका है वो भी एक फेडरल है, वो भी संघ है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ राज्य का भी नागरिकता होता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिकता होता है। लेकिन भारत में क्या है कि राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, नागरिकता सिर्फ और सिर्फ भारत की होती है, यानी कि एकल नागरिकता है। हम भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी जन्म लें, लेकिन अगर हमारे नागरिकता का सवाल आएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक कहे जाएंगे, ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना कहीं के भी नागरिक नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है? तो वो आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक। 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद जो है वह नागरिकता का प्रावधान करता है, वह नागरिकता के विषय में बताता है। अब देखिए, जो आर्टिकल 5 है, जो अनुच्छेद 5 है, वह कहता है, जो अनुच्छेद 5 है वह कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि जब भारत में संविधान लागू हुआ। अच्छा, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ भाग लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। कल ही मैंने बताया था, जब संविधान की प्रस्तावना मैंने आप लोगों को बताई थी तो वहां पर बताया था कि 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ भाग प्रभावी हो गए थे। लेकिन जो भारत का संविधान है वह जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तो वह कब लागू हुआ? तो वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब यह 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि जब भारत गुलाम था, जब भारत अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था, तो उस समय भारत ने पहली बार 26 जनवरी को अपना आज़ादी का उत्सव मनाया था। भारत ने 26 जनवरी को अपना आज़ाद दिवस मनाया था। लेकिन चूंकि भारत जो है वह आज़ाद कब हो गया? तो भारत जो है वह 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया। अब चूंकि यह जो ऐतिहासिक दिन है 26 जनवरी का, जिस दिन गुलाम भारत ने पहली बार अपने आज़ादी का जश्न मनाया था, तो इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इस दिन के महत्व को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह इस दिन के महत्व को समझे,
तो भारतीय संविधान को कुछ दिन डिले किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो फिर नागरिकता का भी सवाल आता है, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले ही भारत में मारकाट प्रारंभ हो चुका था और लोग जो है दोनों तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान भी लोग जा रहे थे और पाकिस्तान से लोग आ भी रहे थे, भारत से भी लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से लोग भारत आ भी रहे थे। तो अब नागरिकता के सवाल पर बात करना आवश्यक था। तो जो आर्टिकल 5 है वह कहता है कि जिस दिन संविधान प्रारंभ हुआ, जो आर्टिकल 5 है वह कहता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ या प्रारंभ हुआ तो उस दिन से वह सारा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका कि अधिवास जो है, जिसका अधिवास भारत में है। अधिवास कहने का मतलब डोमिसाइल। तो जिस व्यक्ति का डोमिसाइल भारत में है या फिर उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या फिर वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? तो जिस दिन से संविधान प्रारंभ हुआ है उससे पहले से अगर उस व्यक्ति का अधिवास यानी कि डोमिसाइल भारत हो या फिर उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या फिर वह पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये बात क्लियर है। फिर जो हमारा आर्टिकल 6 है, जो हमारा आर्टिकल 6 है, वह पाकिस्तान से जो भारत व्यक्ति आया, पाकिस्तान से भारत जो प्रव्रजन करके आया यानी कि जो माइग्रेट होकर के व्यक्ति आया, तो उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के विषय में बात करता है, उन व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में बात करता है। और उन व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में यह बात करता है कि यदि व्यक्ति 19 जुलाई से पूर्व भारत में आ चुका हो, और इसका 2 क्लाउज है। व्यक्ति पहला चीज तो है कि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया हो, और इसका 2 क्लाउज है। पहला क्लाउज है कि वह उसके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी, यानी कि एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत आ गया हो सामान्यतः, उसके बाद भी आया हो तो चलेगा, लेकिन कंडीशन पहला क्या है कि या तो वह या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या फिर उसके नाना नानी, इनमें से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत कहने का मतलब कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो, और दूसरा वह या तो 19 जुलाई 1948 से पहले से भारत में रह रहा हो या इसके बाद भारत में आया हो, और संविधान लागू होने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले उसने भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा लिया हो। अगर यह दोनों कंडीशन वह व्यक्ति फुलफिल कर रहा है तो उसको भारत का नागरिक समझा जाए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगला जो आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 7। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान को प्रव्रजन कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गया हो, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया, तो उस व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता के कुछ अधिकार हैं। तो वह क्या है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के मुंह में, चूंकि बहुत सारे सिख, बहुत सारे हिंदू उस वक्त पाकिस्तान में रह चुके थे, अब भारत से या फिर कोई मुस्लिम ही हो, वह भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान जाकर के उसने देखा कि पाकिस्तान में उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पाकिस्तान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करेगा? वह व्यक्ति फिर से भारत की ओर आएगा, फिर से वह भारत में आ जाएगा। तो अब यदि व्यक्ति भारत में आ गया और
अगर वह भारत में आया है और उसके पास पुनर्वास का आज्ञा पत्र है, यानी कि वह व्यक्ति भारत आता है और भारत आकर के पुनर्वास के लिए आज्ञा पत्र मांगता है, और अगर उसको इस पुनर्वास का आज्ञा पत्र मिल जाता है, या फिर वह 19 जुलाई 1948, यह डेट जो है 19 जुलाई 1948 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से पुनर्वास का आज्ञा पत्र मिलना प्रारंभ हुआ था। तो अगर इस दिन से उस व्यक्ति को यह आज्ञा पत्र मिल जाता है और वह इस पुनर्वास के आज्ञा पत्र से कम 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो, तो वह भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 8, यह कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। अब देखिए, आपको पता है कि भारत से बहुत सारे व्यक्ति, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था तो भारत से बहुत सारे व्यक्ति जो है वह, कुछ व्यक्ति गिरमिटिया मजदूर के रूप में विभिन्न देशों में गए अंग्रेजों के द्वारा, और कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना व्यापार करने के लिए या फिर अपने मान सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए देश छोड़कर बाहर चले गए। तो अब कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो लेकिन अब उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले या फिर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, या तो वह व्यक्ति स्वयं या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या फिर उसके नाना नानी, सेम यही कंडीशन है, या तो वह या माता पिता या दादा दादी या फिर नाना नानी, इनमें से कोई एक जो हो वह भारत में जन्मा हो और भारत के बाहर रह रहा हो, और उसने क्या किया हो कि वह जिस देश में रह रहा हो उस देश में जो भारत का राजदूत है उसके पास अगर उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उस राजदूत ने उसकी आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके नागरिकता के आवेदन को उस देश के राजदूत ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस दिन से वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। उसी दिन से वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा उलझा हुआ चीज है, लेकिन क्या करिएगा, बीपीएससी है, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिर जो आर्टिकल 9 है वह कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। ध्यान रखिएगा, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, इस वर्ड पे, या जो स्वेच्छा से अर्जित करना है इस पर जोर देना है। अब देखिए क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता कहने का मतलब कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी भी देश की नागरिकता एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जो भारत की नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसके लिए किसी और विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है तो जिस वक्त वह किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट करता है ठीक उसी समय से उसकी जो भारत की नागरिकता है वह समाप्त समझी जाएगी, यानी कि अब वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। फिर जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 10, वह कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ध्यान दीजिएगा, अधिकारों का बना रहना। किसका? तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है वह यूं ही खत्म नहीं की जा सकेगी कि सरकार ने कह दिया कि यह व्यक्ति आज से भारत का नागरिक नहीं है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जो भी विधि का उपबंध है, यानी कि नागरिकता समाप्त करने के लिए जो कुछ भी कानून है, और वह कानून कौन सा है? तो जो सिर्फ संसदीय विधि के द्वारा बनाया गया हो, यानी कि नागरिकता समाप्त करने के लिए जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया गया होगा
जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति उस कानून से बाहर जाता है, तभी उसकी नागरिकता समाप्त समझी जाएगी, अन्यथा किसी भी कीमत पर किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है? फिर जो हमारा अनुच्छेद 11 है, आर्टिकल 11, वह कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन। यह क्या है? तो जो संसद को अधिकार है कि संसद विभिन्न विधि के द्वारा समय समय पर नागरिकता का जो अधिकार है उसको विनियमित कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है। यानी कि नागरिकता के संबंध में जो भी डिसीजन लेना है वह सिर्फ और सिर्फ संसद को लेना है, और संसद जो है वह विधि के जो नियम है उसी के द्वारा इस अधिकार को रेगुलेट कर सकता है, इस नियम को रेगुलेट कर सकता है। और इसी के आधार पर आपको ध्यान में होगा इसी के आधार पर एक नियम लाया गया, वह कौन सा था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, बड़ा ही विवादास्पद CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि जो तीन देश हैं, कौन कौन से तीन देश? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देश से जो विभिन्न 6 समुदाय के लोग आए हैं, 6 समुदाय के लोग कौन कौन? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये सब अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी इस 6 संप्रदाय का होगा, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई है, अगर ये लोग 31 दिसंबर, डेट एकदम ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर 31 दिसंबर 2014 को अगर तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से ये 6 संप्रदाय के लोग भारत आ चुके हैं, तो फिर इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार जो है इन सबको भारत का नागरिक मान लेगी। इसके लिए यही CAA एक्ट है, जिसके लिए बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो यह किस आधार पर आया? तो यह आर्टिकल 11 के आधार पर आया, जहां पर यह कहा गया है कि संसद द्वारा जो है वह नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। संसद जो है वह विधि के द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित कर सकती है। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब आप लोगों को इस चीज में कोई समस्या नहीं होगी कि यह CAA या फिर नागरिकता से संबंधित जो चीजें हैं वह किस आधार पर आई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग भाग 3 में प्रवेश करते हैं, और भाग 3 में हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। हम लोग भाग 3 देखते हैं, और भाग 3 में जो हमारा चैप्टर है वह क्या है? तो वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो हमको किसके खिलाफ मिलता है? तो मौलिक अधिकार हमको मिलता है राज्य के खिलाफ। जितने भी अधिकार हैं वह राज्य को दिए गए हैं, लेकिन यह जो मौलिक अधिकार है यह व्यक्ति को दिया गया है। और व्यक्ति को किसके खिलाफ दिया गया है? तो राज्य के खिलाफ दिया गया है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना ना करे, व्यक्ति के अधिकारों को न्यूनतम ना करे। अगर हम बात करें कि संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ पर आया, लिखित रूप से मौलिक अधिकार की चर्चा सबसे पहले कहाँ पर आई, तो सबसे पहले USA के संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। और हमारा जो मौलिक अधिकार है वह भी USA के संविधान से ही प्रेरित है। हम लोगों ने भी USA के संविधान से ही मौलिक अधिकार को लिया है। अब मौलिक अधिकार जो है
वह कहां से कहां तक है? तो वह आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है। अब देखिए, जो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है, तो मौलिक अधिकार आखिर क्या क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की, अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा को बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। क्योंकि मौलिक अधिकार किसके खिलाफ? तो राज्य के खिलाफ। तो पहले राज्य स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य क्या है। तो राज्य की परिभाषा जो है वह अनुच्छेद 12 में दी गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य कहने का मतलब कि भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद, फिर राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल, उसके बाद जितने भी स्थानीय प्राधिकार या स्थानीय निकाय हैं वो, और उसके साथ साथ अन्य प्राधिकार। अन्य प्राधिकार कहने का मतलब कि वैसा जितना भी इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट फंडिंग से चल रहा है। तो राज्य में कौन कौन आ गया? तो एक तो भारत सरकार, दूसरा संसद, फिर राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल, फिर स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय कहने का मतलब कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सारी चीजें। और फिर जो अन्य प्राधिकार है उसके अंतर्गत वैसे सारे इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट फंडिंग से चल रहे हैं, इन सब को क्या कहा गया? तो राज्य कहा गया। तो फिर राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, और इसी के आधार पर जो हमारा मौलिक अधिकार है वह डिफाइन होता है। इसी के आधार पर हमारा मौलिक अधिकार की बात होती है। ठीक है। फिर जो हमारा आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 है, यह जो अनुच्छेद 13 है, यह अनुच्छेद 13 किसकी बात करता है? तो यह अनुच्छेद 13 बात करता है मूल अधिकार के सुरक्षा कवच की। मूल अधिकार के सुरक्षा कवच कहने का मतलब है कि आखिर जो हमारा मौलिक अधिकार है तो उसके लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम भी किए होंगे। अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं करेंगे तो हो सकता है कल के डेट में सरकार जो है वह संविधान में संशोधन कर दे, संविधान में बदलाव कर दे और मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ कर दे। तो यह जो आर्टिकल 13 है यह मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच है। अब देखिए, आर्टिकल 13 जो है यह, इसके भी 3 है। यह जो आर्टिकल 13 है, डिटेल में हम लोग जाएंगे तो आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(3) और आर्टिकल 13(4) है। इसके अंतर्गत 4 भेद है। तो आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? आर्टिकल 13(1) कहता है कि वैसे जितने भी नियम हैं जो कि संविधान लागू होने से पूर्व के हैं, संविधान लागू होने से पूर्व के नियम, तो वैसे जितने भी नियम हैं जो संविधान लागू होने से पूर्व के हैं और वह संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो उनको उसी समय से समाप्त समझा जाएगा, असंगत समझा जाएगा। भारत के जितने भी नियम या फिर विधि है जो संविधान लागू होने से पहले के, बहुत सारी नियम है, बहुत सारी विधियां थी जो संविधान लागू होने से पहले से चली आ रही थी, तो उनमें जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितने भी उपबंध संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते थे, उन सब को यहाँ पर शून्य समझा जाएगा, उन सब को नल एंड वॉइड कर दिया गया। किसके द्वारा? तो आर्टिकल 13(a) के द्वारा। ठीक है। फिर 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो क्या करता हो? तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, और अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है तो वह उस हद तक शून्य समझा जाएगा जिस हद तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो।
यानी कि अगर कोई कानून बना और उस कानून का कुछ अंश जो है वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उस अंश तक उस कानून को नल एंड वॉइड या कि शून्य समझा जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 13(3) जो है यह विधि की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 13(3) जो है यह विधि की परिभाषा बताता है कि इसके अनुसार, संविधान के अनुसार, इस आर्टिकल 13 के अनुसार विधि क्या है। तो इस विधि के अंतर्गत जो है वह क्या है, तो वह अधिनियम है, वह नियम है, अध्यादेश है, अधिसूचना है, या फिर कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो भारत में लंबे समय से चली आ रही, उन सबको विधि की संज्ञा दी गई। अब इस आर्टिकल 13(3) की चर्चा जब आती है तो यहाँ पर दो केस की चर्चा करना आवश्यक है ताकि आपको आर्टिकल 13(3) का महत्व समझ में आ सके। तो पहला केस है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। सबसे पहला केस यही है, जब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ आया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह चर्चा हुआ कि यह जो विधि है, यह जो विधि की चर्चा की गई है 13(3) में, तो क्या संविधान में जो हम संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो क्या वह संशोधन इस विधि के अंतर्गत आता है या नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया कि नहीं, संविधान संशोधन जो है वह इस विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान संशोधन अलग चीज है और यह जो विधि है वह अलग चीज है। इसके बाद फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का विवाद आया, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का सेम डिसीजन रहा। लेकिन जब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का 1967 का विवाद आया तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जो संविधान संशोधन है यह भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान संशोधन भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तब फिर क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने संविधान का 24वां संशोधन किया। और यह 24वां संशोधन कब हुआ, तो 1971 ईस्वी में। और इस 24वें संशोधन में एक नया क्लाउज जोड़ा गया और वह क्लाउज था 13 का 4, और इसमें स्पष्ट कहा गया कि यह जो संशोधन है यह विधि के अंतर्गत नहीं आता है। जो संविधान का संशोधन होगा यह विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। विधि के अंतर्गत क्या आएगा, तो सिर्फ वही आएगा जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के जो विधान मंडल है या फिर संसद है, उन सारे ने जो कानून बनाया है, जो अधिसूचना है, जो विनियम है, जो नयन है, जो आदेश है, जो भारत में चली आ रही प्राचीन परंपरा या रूढ़ी है, सिर्फ वही विधि के अंतर्गत आएगा। जो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत किया गया है वह संशोधन जो है विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है। तो यह था आर्टिकल 13। यह आर्टिकल 13 था और यह क्या है, तो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। और यही आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देता है कि वह जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। कौन कर सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय कर सकती है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब जब राज्य की परिभाषा हो गई और मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच हो गया, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जो चीज है वह है आर्टिकल 14 और यह आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। आपको अच्छे से ध्यान में होगा, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि 5 4 2 4 2 1, कि पहले में समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल आता है, फिर स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आता है। इसी तरह हम लोग याद रखते हैं कि 5 4 2 4 2 1। तो समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है, तो वह है आर्टिकल 14। इसके अंतर्गत होता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि हर व्यक्ति जो है वह कानून के समक्ष एक जैसा हो और हर एक व्यक्ति को कानून का बराबर
संरक्षण मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह जो आर्टिकल है यह कहता है कि यह वर्ग विभेद का तो निषेध करता है, यानी कि व्यक्तियों में किसी वर्ग में विभाजन नहीं करता है, लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है। वर्गीकरण की अनुमति देने का कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है, तो अब उनके ऊपर सरकार में रहते समय कोई भी केस नहीं चलाया जा, वो जब तक अपने पद पर है तब तक उन पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता है, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तब तक उनके खिलाफ कोई दीवानी मामला नहीं चलाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते उन्होंने जो निर्णय लिया है तो उसके अगेंस्ट उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीजें किस में आती है? तो ये सारी चीजें आर्टिकल 14 में आती है, अनुच्छेद 14 में, जो कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि हर व्यक्ति विधि के समक्ष बराबर है, लेकिन हर व्यक्ति कैसा? जो परिस्थिति में, जो भौगोलिक स्थिति में, जो पद में बराबर हो। ऐसा नहीं कि भारत का आम नागरिक भारत के राष्ट्रपति के समान समता स्थापित कर लेगा, क्योंकि विधि के समक्ष समता है तो कोई दावा कर दे कि हम भाई विधि के समक्ष समान है तो हमको भी राष्ट्रपति जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। जो उनकी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में जो समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है? फिर जो हमारा अगला है वह है अनुच्छेद 15। यह कहता है कि राज्य जो है वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब यह जो अनुच्छेद 15 है इसके भी 5 क्लाउज हैं। अनुच्छेद 15 के भी 5 क्लाउज हैं। चलिए हम लोग एक एक क्लाउज को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जानना जरूरी है। हम लोग वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ अनुच्छेद 15 जान लिए कि जाति, वंश, मूल धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा। हमारा काम इससे नहीं चलेगा। हमको इसके एक एक क्लाउज को, इसके एक एक सब क्लाउज को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज है। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 15 है इसके 5 क्लाउज हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। और 5। तो फिर जो 5 का 1 है वो वही है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति से राज्य जो है वह विभेद नहीं करेगा। क्या क्या? तो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान, इसके आधार पर जो है राज्य किसी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह कहां पर है? तो आर्टिकल 15 के 1। ठीक है। फिर 15 के 2 में है, 15 का जो 2 आर्टिकल, इसके आधार पर कहा गया है कि कोई भी नागरिक, भारत का या फिर राज्य का कोई भी नागरिक हो तो वह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि इसी आर्टिकल 1 को जो है ना, 15 के 1 को और आगे बढ़ाया गया और इसमें कहा गया कि इस आधार पर व्यक्ति को पहला चीज तो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर जाने से उनको निषेध नहीं किया जाएगा, उनको नहीं रोका जाएगा। और इसी में दूसरा जो सब क्लाउज है वो कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के फंड से चल रहा कोई भी संस्थान हो या फिर जो सार्वजनिक उपयोग के लिए चीज हो, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, सड़क हो गया या फिर सिनेमा हॉल हो गया, जो सार्वजनिक चीजें हैं या फिर जो राज्य सरकार के धन से पोषित है,
तो इन जगहों पर व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जाने से नहीं रोका जाएगा। तो यह कहाँ पर है? तो यह 15 के 2 के ए और बी में यह दो तरह का क्लाउज जो है वह यहाँ पर है। फिर 15 का जो 3 कहता है, यह 3 कहता है कि विशेष परिस्थिति में राज्य जो है वह स्त्रियों और फिर बालकों, स्त्रियों और बच्चों के लिए राज्य जो है वह विशेष परिस्थिति में विशेष कदम उठा सकता है, यानी कि इनको कुछ एक्स्ट्रा जो लाभ है वह दे सकता है। यहाँ पर राज्य सरकार स्त्रियों और बालकों, बच्चों के उत्थान के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। यह कहाँ पर है? तो यह आर्टिकल 15 के 3 में है। फिर 15 का जो 4 है, यह 15 का 4 बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 का 4 जो है यही आया था जब चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य का केस आया था, और यह था कि सरकारी संस्थान में एडमिशन के लिए जब आरक्षण दिया गया था तो उसी में चंपकम दोराइजन जो थी उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया था, और उनसे कम मार्क्स वाले किसी पिछड़े बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, तो उसने केस किया था। तो यहाँ पर जो कोर्ट का डिसीजन था वह था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकार जो है वह शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और जो आज आप शिक्षण संस्थान में आरक्षण का प्रावधान देखते हैं वह इसी आर्टिकल 15(4) के आधार पर देखते हैं, जो कहां से आया? तो चंपकान दोराइजन बनाम मद्रास सरकार का जो केस था, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज में चंपकम दोराइजन का एडमिशन नहीं हो पाया था, और वही केस करने वाली महिला थी जिन्होंने केस किया था कि मेरा ज्यादा नंबर होते हुए भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ और दूसरे बच्चे का हो गया। उसके बाद जो डिसीजन आया था उसी के आधार पर 15(4) है, जिसके आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का, एडमिशन के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर यह जो 15(5) है, यह 15(5) 2005 में जोड़ा गया, जो संविधान का 93वां संविधान संशोधन था 2005 का, इसको इसमें जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया कि अभी तक तो सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि अब जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उसमें भी एडमिशन के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। इस आर्टिकल 15(5) को हम लोग मंडल 2 के नाम से भी जानते हैं। मंडल कमीशन, आपको पता होगा कि मंडल कमीशन के आधार पर ही पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण मिला था। तो उसी के आधार पर यह जो 93वां संविधान संशोधन 2005 का है, तो इसको मंडल 2 कहा जाता है, चूंकि इसने प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दे दिया और एडमिशन के लिए आरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया। अब 2019 का वर्ष आता है 2019 का, और यहाँ पर फिर इसमें एक सब क्लाउज जोड़ा गया 15(6), और इसी 15(6) के आधार पर आप देखते हैं कि 103वां संविधान संशोधन होता है, 103वां संविधान संशोधन होता है। और इसी 103वां संविधान संशोधन के आधार पर जो हमारा EWS का आरक्षण है, जो कि कितना है? तो 10%, वह इसी के आधार पर दिया गया है। और वह कौन सा क्लाउज है? तो अनुच्छेद 15 का 6, जो कि 2019 में जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन के आधार पर। और इसी के आधार पर 10% जो आज आप EWS आरक्षण की सीमा देखते हैं उसको जोड़ा गया है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। फिर आते हैं अगले आर्टिकल पर। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 16, और इसमें कहता है कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकार जो नियुक्ति करती है, सरकार जो अपने अंदर नियोजन करती है, वहां पर जो अवसर की समानता होगी
वह सबके लिए बराबर होगी, इसमें कहीं से भी किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब देखते हैं इसका भी कुछ सब क्लाउज है। आर्टिकल 16 का भी कुल 5 सब क्लाउज है, तो उसको भी हम लोग गहराई से देख लेते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत हमको ना आए। तो आर्टिकल 16(1) जो कहता है वह तो यही कहता है कि सरकार जो है अपने नियोजन में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। 16(1) के हिसाब से है कि सरकार किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी, और यह जो भेदभाव है यह सिर्फ नियोजन में नहीं, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन, इन सब चीजों पर भी लागू होगा। यहाँ भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं चलेगा। यहाँ भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं चलेगा। तो 16 का 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला तो वही है कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी, और यह जो भेदभाव है यह कहाँ तक जाएगा, तो पदोन्नति, पदच्युति, फिर अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, इन सब पर भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर अगला कहता है जो 16 का 2 है, वह कहता है कि कुछ मामले में सरकार जो है वह चूंकि जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 16 का 2 कहता है कि सरकार कुछ मामले में निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। यानी कि डोमिसाइल लगा करके कि व्यक्ति किस राज्य का निवासी है, किस राज्य का अस्थायी निवासी है, उसके आधार पर जो है वह सरकार भेदभाव कर सकती है। और इसी के आधार पर जो है वह भेदभाव बहुत सारे नौकरियों में किया जाता है। इसी के आधार पर भेदभाव बहुत सारे नौकरियों में किया जाता है। ठीक है। फिर जो अगला है वह कहता है कि सरकार जो है वह जाति के आधार पर भेदभाव कर सकती है। चूंकि संविधान में कहीं भी जाति की चर्चा नहीं की गई है, तो सरकार कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, चूंकि भारत में जो वर्गों का निर्धारण है, जो पिछड़ेपन का निर्धारण है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, तो उसका आज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जाति है। लोग जाति से ही पिछड़े समझे जाते हैं या फिर सब संभ्रांत समझे जाते हैं। तो कहता है कि जाति के आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं, तो सरकार जो है इसके आधार पर कुछ भेदभाव कर सकती है, और इसके आधार पर इस व्यक्तियों को, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको कुछ विशेष प्रावधान दे सकती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। और इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हैं जिसके आधार पर आप देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने डिटेल में प्री में सवाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ भी फिर अलग अलग खंड है, क ख ग घ है, जहाँ से कि अलग अलग संविधान संशोधन हुए हैं और अलग अलग जातियों की चर्चा हुई है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, और फिर उसके आधार पर बाकी चीजों की चर्चा हुई है। फिर कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि राज्य सरकार जो है वह, अगला जो कहता है कि राज्य सरकार किसी ऐसी धार्मिक या फिर जो सांप्रदायिक संस्था है उसमें किसी अधिकारी या फिर सदस्य को नियुक्त करती है, तो वहां पर राज्य सरकार धर्म के आधार पर भी भेदभाव कर सकती है। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे देखते हैं कि सेना में हर धर्म के पुजारी होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, तो वहां पर हिंदू पंडितों की भी नियुक्ति होती है सरकार के द्वारा। फिर जो मुस्लिम मौलवी हैं उनकी भी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो ईसाई पादरी हैं उनकी भी नियुक्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि अब जो हिंदू धर्म के पुजारी हैं तो वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही होने चाहिए। सरकार इसका ध्यान रखती है, यहाँ पर सरकार भेदभाव करती है कि आप अगर हिंदू धर्म के पुजारी के लिए आए हैं तो आपका हिंदू धर्म का होना आवश्यक है, आप इस्लामिक जो मौलवी के लिए आए हैं तो आपका इस्लाम होना आवश्यक है। तो कहा गया
कि इस आधार पर सरकार जो है, राज्य जो है यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वह मामला कैसा है, तो वह मामला धार्मिक है और धार्मिक मामले में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए, यह जो मौलिक अधिकार है ना, इसमें बहुत सारे इफ अगर बट है, तो इसको खत्म करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं है। हमारा जो 100 दिन का मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग उस 100 दिन में हर चीज को बड़े आराम से, बड़े प्यार से कवर कर लेंगे। फिर जो अनुच्छेद 17 है वह कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत, छुआछूत कि किसी व्यक्ति ने किसी को छू लिया तो वह अछूत हो गया, या फिर किसी व्यक्ति की परछाई किसी व्यक्ति पर पड़ गई तो भी वह अछूत हो गया। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत किया जा रहा है और समाज में छुआछूत मानना या इसको प्रमोट करना या इसको फैलाना एक दंडनीय अपराध है, और जो व्यक्ति ऐसा काम, ऐसा कृत्य करेगा वह या तो 6 महीने कारावास का भागी होगा या फिर उसको 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और यह जो अधिकार है, यह अधिकार सबके पास है। हालांकि कोई भी जो सोशल चेंजेज होता है वह कानून बनाने से नहीं आता है, लेकिन संविधान में जब इस चीज को लागू किया गया तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत हद तक यह जो अस्पृश्यता का अंत है वह हमारे समाज में सफल रहा है। आज बहुत हद तक हमारा समाज इस कुरीति से ऊपर उठ गया है, इस कुरीति से बाहर निकल गया है। फिर जो हमारा अनुच्छेद 18 है वह कहता है कि जितने भी उपाधि हैं उन सब का अंत किया जाता है। जैसे अंग्रेज पहले राय बहादुर की उपाधि देते थे, सर की उपाधि देते थे, फिर नाइटहुड की उपाधि देते थे, बहुत सारी उपाधियां थी भारतीय लोगों के पास। तो संविधान कहा कि जिस दिन से हम लागू होगा, जिस दिन संविधान लागू हो गया, जितनी भी उपाधियां हैं उन सब का अंत हो गया। अब व्यक्ति कौन सी उपाधि लगाएगा, तो सिर्फ सेना की उपाधि या फिर जो शिक्षा की उपाधि है या फिर जो सरकार ने किसी व्यक्ति को उपाधि दी है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, या फिर जो शिक्षा में कोई किसी ने रिसर्च किया तो डॉक्टरेट की डिग्री ली, या फिर किसी को सेना में वीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला, तो सिर्फ ये सारी उपाधियां रहेगी और बाकी जितनी भी उपाधियां हैं उन सब का अंत किया जाता है। और कब से? जैसे ही संविधान लागू हुआ उसी वक्त से अंत किया जाता है। आर्टिकल 18 का भी बहुत सारा सब क्लाउज है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण सब क्लाउज है, वह है 18(4). इसमें कहता है कि किसी विदेशी राज्य से मिलने वाला, यानी कि कोई विदेशी देश, भारत से बाहर का कोई भी देश अगर किसी भारत के नागरिक को, जो भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक है, उसको कोई भेंट देना चाहे या फिर उसको कोई उपलब्धि या फिर उसको कोई डिग्री देना चाहे, उसको कोई उपाधि देना चाहे, तो अगर राष्ट्रपति उस चीज के लिए आज्ञा प्रदान करता है भारत का, तो व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है। अदरवाइज भारत का कोई भी नागरिक उस चीज को ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत के नागरिक को कोई उपाधि, कोई उपलब्धि, कोई भेंट कुछ भी देना चाहे, तो अगर भारत का राष्ट्रपति उस चीज को स्वीकार करता है तो जो भारत का नागरिक है वह उसको स्वीकार कर सकता है, नहीं तो वह उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, हम लोग कल देखते हैं, और फिर कल प्रयास रहेगा हमारा कि मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। चूंकि मौलिक अधिकार में बहुत सारी चीजें हैं, तो कल प्रयास रहेगा कि मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 15 तारीख से हमारा जो है वह इतिहास का भी क्लास शुरू हो जाएगा। 15 से हम लोग हिस्ट्री का भी लेक्चर देखना शुरू करेंगे और 100 दिन में हम लोग बीपीएससी का बड़े प्यार से, बड़े आराम से प्रिपरेशन करेंगे और बीपीएससी का प्री हम सब का बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।